डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फेरस मेटल देखे थे। एक्चुअली हमने इंजीनियरिंग मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फेरस एंड नन फेरस। आज हम लोग नन फेरस मटेरियल देखेंगे और साथ में ही नन फेरस मटेरियल के साथ साथ कुछ जो है नन मेटालिक मटेरियल भी देखेंगे। सिर्फ मटेरियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम इसी जो आपका अपना प्यारा नन्हा मुन्ना सा जो चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसके अंदर जो मशीन डिजाइन एक अपना प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर जहां आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है इंजीनियरिंग मटेरियल के प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था, इसलिए इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं कि नन फेरस मेटल, और नन फेरस मेटल में स्पेशली एल्युमिनियम एलॉय देखेंगे, कॉपर एलॉय देखेंगे और लेड टिन के साथ कुछ नन मेटालिक मटेरियल भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि इंजीनियरिंग मटेरियल में मेटालिक और नन मेटालिक, इंजीनियरिंग मटेरियल की शादी हुई, इसके दो बच्चे, एक मेटालिक और दूसरा नन मेटालिक। नन मेटालिक की बात अभी आज करेंगे, लेकिन उसके पहले इधर देखिए, मेटालिक के दो बच्चे हुए, फेरस और नन फेरस। फेरस मटेरियल अर्थात जिसमें कि आयरन कंटेंट पाया जाता है, और नन फेरस जिसमें कि आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा फेरस मटेरियल यूज होता है, नन फेरस भी यूज होता है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फेरस मटेरियल हम लोग लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज फेरस मटेरियल का कोई डिस्कशन नहीं होगा, नन फेरस का डिस्कस करेंगे। इसमें भी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं। और इन मटेरियल का डिटेल, ये तो इंजीनियरिंग मटेरियल है, आज स्मार्ट फोन के साथ स्मार्ट मटेरियल भी आ चुका है। स्मार्ट मटेरियल का भी एक वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के स्मार्ट मटेरियल का भी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो करते हैं आप इंजीनियरिंग डिजाइन में, मैथमेटिकली जो भी आप स्ट्रेंथ, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो मटेरियल की आवश्यकता है, क्या वह मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। फिर वह मटेरियल उस पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन में, चाहे वो ऑपरेटिंग कंडीशंस हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, या शॉक लोड, जैसे हम बाइक डिजाइन करते हैं, प्लेन रोड के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन कई बार गड्ढा में भी तो जा सकता है, तो वो भी एक वर्किंग कंडीशन ही है। ऑपरेटिंग कंडीशन हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी में सेम ड्राइवर ही उसको, या किस तरह का ड्राइवर होगा, ठीक है, एक टर्म्स कंडीशंस रहेगा, लेकिन वर्किंग कंडीशन विल बी डिफरेंट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, की मटेरियल की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट जो है मटेरियल की आत्मा है आज के डेट में, खास करके इंडियन कंटिनेंट में कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेरस मेटल में, ठीक है ना, नन फेरस मेटल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है जनरली मेटल अदर देन आयरन रहता है एज ए चीफ कंस्टिट्यूएंट, जो मेन रहता है। और इस नन फेरस मेटल्स जो है इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, फेरस के तरह ही। और इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे कि ईज ऑफ फैब्रिकेशन, कास्टिंग, रोलिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग करना आसान होता है। ये रेजिस्टिव टू कोरोजन होता है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी जो है अच्छी होती है, और साथ में वेट भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी मटेरियल को ले ले, आप एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, टीन, जिंक, निकेल, जो भी आप एलॉय लेंगे या नन फेरस मटेरियल लेंगे, आप देखिए मैक्सिमम का जो है आज की डेट में बर्तन बनता है। एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, पहला चीज। दूसरा, लाइट वेट है। पहले आयरन का बनाते थे, कुकर नहीं, हंडी बनाते थे, ठीक ना। तो आज की डेट में वह सक्सेस नहीं है, क्यों कि आयरन का है, कॉस्टली है, हालांकि हेल्थ के लिए दी बेस्ट है, हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। जैसा कि हम मटेरियल सिलेक्शन में बताए, कॉस्ट,
ठीक है ना, ये आयरन का प्रॉपर बना देंगे तो हीट भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और कॉस्टली भी रहेगा मटेरियल प्रोडक्ट, और तीसरा कि जो भोजन पकेगा ना वो हल्का ब्लैकिश होगा आयरन के उसमें पॉट में, इसीलिए आयरन नहीं होकर के एल्युमिनियम बनाते हैं। हालांकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एल्युमिनियम इज नॉट फ्रूटफुल। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन फेरस मटेरियल। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बेसिकली इट इज ए वाइट मेटल बेसिकली, और ये जो है क्ले मिनरल जो बॉक्साइट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उससे ये बनता है। इसकी ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी मेल्टिंग पॉइंट है, और इसकी अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और इसमें डक्टिलिटी भी अच्छी पाई जाती है। तो जो है एल्युमिनियम एक इंजीनियरिंग मटेरियल है, ये हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, नॉन टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है ना, और इसी कारण से कुकिंग यूटेंसिल्स में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। कुकिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा आज के डेट में एल्युमिनियम यूज होता है। इसका थिन फाइल भी बन जाता है, ठीक है ना, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स एल्युमिनियम से बनाते हैं, रीजन बीइंग दैट कि इट हैज गुड स्ट्रेंथ एट लाइट वेट, ठीक है। कुछ एल्युमिनियम एलॉय हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम एलॉय जो है जो कॉपर मैग्नीशियम सिलिकॉन निकेल के साथ मिलकर के बनते हैं, और इसमें बेसिकली जो दूसरे एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत लिटिल अमाउंट में इसमें हम लोग मिलाते हैं। जैसे ड्यूरेलियम की हम बात करें तो जो है ड्यूरालुमिन जो है, ड्यूरालुमिन में कॉपर मैग्नीज मैग्नीशियम मिलाए लिटिल अमाउंट में, और रिमेनिंग तो आपका जो एल्युमिनियम रहेगा ही रहेगा। तो दिस एलॉय बेसिकली पजेस मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ अप टू 400 मेगापास्कल, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आफ्टर हीट ट्रीटमेंट एज हार्डनिंग इज डन, ठीक है ना, and if metal is allowed to cool down in 3 to 4 days it will be hardened, that is called age hardening। एज हार्डनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसको पहले तो हीट ट्रीटमेंट से बनाते हैं, और जो कूल डाउन करते हैं तो किसी मीडियम से नहीं, आराम से कूल होने देते हैं। जितना स्लो कूलिंग होगी उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। वाई एल वाई भी लगभग ड्यूरालुमिन से जो है इक्विवेलेंट है। ये जो है कॉपर एल्युमिनियम एलॉय है। कॉपर जो है प्योर एल्युमिनियम के साथ जब मिलाते हैं तो मशीनेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है इसका बढ़ जाता है। इसकी जो परसेंटेज है कॉपर इतना ही रहता है, मैग्नीज 1% जो है रहता है, और निकेल रहता है, ठीक है ना, 1.8 to 2.3%। फिर मैग्नीशियम रहेगा, आयरन रहता है थोड़ा सा। और दिस एलवाई वाई एलवाई जो है बेसिकली हीट ट्रीटेड एंड एज हार्डन लाइक जो है ड्यूरालुमिन की तरह ही जो है, जैसा कि हमने बताया कि जो है हार्ड रहता है। मैग्नीलियम, अब मैग्नीलियम की बात करेंगे तो ये जो है मेल्टिंग एल्युमिनियम को मेल्ट करके और 2 से 10% तक मैग्नीशियम मिला करके इन ए वैक्यूम एंड देन इट इज कूल्ड डाउन, है ना, और अंडर ए प्रेशर ऑफ 100 to 200 बार, और इट आल्सो कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर, है ना, एंड ड्यू टू इट्स लाइट वेट and very good mechanical property it is used for aircraft and automobile components। हैंडालियम is also a good component, है ना। हैंडालियम का पहले बर्तन आता था, अब चूंकि कॉस्टली होने के कारण नहीं आता है। तो बेसिकली ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है, और थोड़ा सा इसमें जो है क्रोमियम मिला देते हैं। और ये बेसिकली जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो रेणुकूट वाला है वहीं पे ये मिलता है, और चूंकि रोल्ड प्रोडक्ट है ये, और इसीलिए इसको यूटेंसिल्स किचन यूटेंसिल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये हमारा था एल्युमिनियम का जो है
कॉन्सेप्ट और एल्युमिनियम का जो है प्रॉपर्टी एल्युमिनियम एलॉय के बारे में। अब जो है देखेंगे कॉपर, ठीक है ना। कॉपर इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट widely used non-ferrous metal in all kind of especially manufacturing industry. It is little bit soft, malleable and ductile. इसकी जो कलर आप देख सकते हैं और आप देखे भी होंगे खास करके इलेक्ट्रिक वायर में। और जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रेंथ और ये सब जो है ऑलरेडी अभी आपके पास है, मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। और इसी कारण से जो है इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रो टाइपिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, क्वाइंस बनाने में यूज होता है और घर के कुछ बर्तन में भी यूज होते हैं। चूंकि ये कॉस्टली है इसलिए बहुत ज़्यादा तो यूज हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं देखने मिलता है खास करके घरों में। हाँ, शादी विवाह में, पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा कॉपर यूज होता है क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है। और इसकी कास्टिंग कर सकते हैं, फोर्जिंग कर सकते हैं, रोल्ड ट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है ना, रोल्ड मिल में, ठीक है ना। तो और ये सबसे बड़ी खास बात है कि किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो है अब इसके कुछ एलॉय हैं। एलॉय में जो है आप जिंक, निकेल, एल्युमिनियम, टीन ये सब मिला करके एलॉय बनाते हैं। जिस तरह से कि आप देख सकते हैं ब्रास जो है इसका बहुत कॉपर जिंक एलॉय होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलॉय है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रासेस अगेन, है ना, डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का प्रोपोर्शन वेरी करते रहेंगे तो अलग अलग टाइप का जो है ब्रास मिल जाएगा। अब इसमें लेड भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। इसकी जो है मशीनिंग क्वालिटी दी बेस्ट होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी कॉपर से बहुत ज़्यादा होता है। बट थर्मल और इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्टिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू जो है कॉपर। and it can be easily fabricated by process just like spinning and electroplated with metals like nickel and chromium, ठीक ना। तो these are the types of the brass. another alloy is copper tin alloy. कॉपर जिंक था, ये कॉपर टीन, एक लिटिल अमाउंट में कॉपर और टीन मिलाते हैं और जो है इसमें जो है इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो बेसिकली द ब्रॉन्ज इज कंपैरेटिवली हार्ड एंड इट रेजिस्ट सरफेस वियर एंड कैन बी शेप्ड और रोल्ड इनटू वायर। इसका वायर बन सकता है, रॉड बन सकता है, सीट बन सकता है और ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। एंड ब्रॉन्ज आर वेरी मच सुपेरियर देन द ब्रास। ब्रास से बहुत ज़्यादा सुपेरियर होता है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के जो है ब्रॉन्ज होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि कॉपर के साथ कुछ अनदर एलिमेंट मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। यहाँ तो कॉपर और टीन आपने मिलाया, इसके साथ जब हम फॉस्फर मिला देंगे तो फॉस्फर ब्रॉन्ज हो जाएगा। अब फॉस्फर कितना मिलाते हैं, बहुत कम अमाउंट में फॉस्फर मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ये मुश्किल से 0.1% से लेकर 3% तक फॉस्फर मिलाते हैं। उसी तरह से सिलिकॉन में भी 96% तो आपका कॉपर रहेगा, ठीक ना, 3% सिलिकॉन रहेगा, 1% मैग्नीज रहेगा और जिंक रहेगा, तो सिलिकॉन ब्रॉन्ज हो गया। उसी तरह से बेरिलियम, ठीक है ना, ये भी हाई फटिक स्ट्रेंथ होता है बेरिलियम का, तो इसमें बेरिलियम मटेरियल मिला देंगे। मैग्नीज में मैग्नीज थोड़ा सा 5% मिला देंगे। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम मिला देंगे। तो दीज आर दी एलॉय ऑफ द कॉपर। अब ये कॉपर का एलॉय कुछ जो देखा। अब देखिए यहाँ पे गन मेटल, है ना। अब गन मेटल जब देखेंगे हम, ठीक ना, तो देखिए इसमें गन मेटल में 88% कॉपर होता है, 10% टीन होता है और 2% जिंक होता है, ठीक ना। और ये जो है गन मेटल बेसिकली इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, टीन, जिंक, ये हमने देख लिया। और जो है इसको बोलते हैं एडमिरल्टी गन मेटल, एडमिरल्टी गन मेटल, ठीक है। और जिंक जो ऐड करते हैं बेसिकली कि मेटल को क्लीन करने के लिए और इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। एंड जो है इस
इसमें जो है इसकी वर्किंग कैपेसिटी अप टू 600 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है। ये कोल्ड में काम जल्दी नहीं करता है, बट हॉट सिचुएशन में बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है ना। उसी तरह से एक लेड मटेरियल है, ठीक है ना। लेड इज आल्सो नॉन फेरस मटेरियल। अब ये जो है ब्लूइश ग्रे मेटल है, ठीक है ना। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 11.36 होती है, मेल्टिंग पॉइंट 326 डिग्री सेल्सियस है, एंड इट इज सो सॉफ्ट। ये सॉफ्ट बहुत होता है, एक चाकू से इसको जो है आप कट कर सकते हैं, लाइनिंग इसके ऊपर बना सकते हैं। और लेड जो है एलवाई जो है थोड़ा चिप भी होता है, कोरोसिव रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और खास करके लाइट सर्विसेज में, बियरिंग में, ठीक है ना, जहाँ हाई स्पीड की ज़रूरत होती है वहाँ पे लेड यूज करते हैं। लेड के कॉइन्स भी किसी ज़माने में चलते थे जो आज नहीं चलते। टीन इज अनदर इम्पोर्टेंट जो है नॉन फेरस मटेरियल। तो इट इज ब्राइटली शाइनिंग वाइट मेटल्स जो है, शाइनिंग जो है आप देखे होंगे टीन का। तो इट इज सॉफ्ट, मेलिएबल एंड डक्टाइल। इट कैन बी रोल्ड इनटू वेरी थीन शीट, जितना आपको थीन चाहिए उतना मिल जाता है। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट एलॉय फाइन शोल्डर्स एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर आयरन एंड स्टील शीट्स, and for making tin foil used as moisture proof packing etc. Basically tin based alloy contains 88% tin and 8% antimony and 4% copper. It's called Babbitt metal। जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं Babbitt metal। और ये बियरिंग में Babbitt metal बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और जो है स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, बट चूंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता है इसलिए इसका यूज होता है। और इसीलिए इसको वाइट मेटल बियरिंग एलॉय भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इस एल्युमिनियम सॉरी टीन के बाद, टीन का एप्लीकेशन जो है लगभग हर घर में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह अपने को देखने मिलता है। ये बचपन में पिग्गी बैंक आप जरूर देखे होंगे, वही टीन है। जिंक, जिंक एक जो है एक ऐसा मेटल है। अच्छा देखिए, जो हम मेटल पढ़ा रहे हैं नॉन फेरस मेटल, और नॉन फेरस मेटल बेसिकली कहीं ना कहीं लाइफ में भी जरूरत पड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। ये जिंक जो है शरीर को भी जरूरत पड़ता है। जिंक की कमी से जो है बहुत सारी बीमारियां होती है, और जो है ये हमारे फूड में भी जो है साग वगैरह में, मटर में, है ना, ड्राई फ्रूट्स में जिंक मिलते हैं। और जिंक जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हार्मोन्स को संतुलित रखने के लिए। तो ये जिंक भी एक इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स। बियरिंग मटेरियल देखिए, बियरिंग मटेरियल जो है बेसिकली कॉपर बेस एलवाय, लेड बेस एलवाय, टीन बेस, दैट मीन्स की जिसकी बियरिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। अब चूंकि सिलेक्शन जो है बियरिंग मेटल का इसलिए जो है ज़रूरी है कि इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, जो है बियरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इसकी बियरिंग प्रेशर एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। और कास्टिंग क्वालिटी अच्छी होती है, नॉन कोरोजिव प्रॉपर्टी होता है, और इकोनॉमिकल भी होता है, इसलिए बियरिंग मेटल्स हम लोग यूज करते हैं। अब बियरिंग मेटल्स में कई तरह के होता है, जैसे निकल बेस एलॉय। इसमें निकल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो निकल बेस एलॉय हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कोरोजन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अब निकेल में भी जो है तीन चार हैं, जैसे मोनेल मेटल है, ठीक है ना। अब मोनेल मेटल में इसकी ये तो प्रॉपर्टी हो गई, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और इसीलिए इसकी यूज होती है टरबाइन के प्रोपेलर में यूज होता है, पंप फिटिंग के लिए होता है, कंडेंसर के ट्यूब बनाने में होता है, स्टीम टरबाइन के ब्लेड में यूज होता है, ठीक है ना। और समुद्र का पानी चूंकि खारा होता है, कोरोजन रेजिस्टिव मटेरियल चाहिए, तो वहाँ भी जो है बोट वगैरह में जो है मोनेल मेटल यूज करते हैं। केमिकल जो है ढोने के काम में जो टैंक आते हैं वो करते हैं। फूड हैंडलिंग प्लांट्स में जो है इसका
यूज करते हैं। उसी तरह से इंकोनेल है, ठीक है ना, इंकोनेल का भी जो है स्प्रिंग वगैरह बनाते हैं जिसकी हाई बियरिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट में इंकोनेल का सबसे ज़्यादा जो है एप्लीकेशन है। उसी तरह से नाइक्रोम, ठीक है ना, नाइक्रोम की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और साथ में ये चूंकि इलेक्ट्रिकल फर्नेस बनाने में काम आता है, हीटिंग एलिमेंट्स में काम आता है। निमोनिक एक जो है नॉन फेरस जो है बियरिंग मेटल्स है, ठीक है ना। और इस निमोनिक का जो है गैस टरबाइन में एप्लीकेशन ज़्यादा देखने मिलता है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटल मटेरियल्स में अब काफ़ी सारे नॉन मेटालिक मटेरियल्स हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है ना, बायो मटेरियल्स है, प्लास्टिक्स है, वुड है, कंपोजिट्स है, सेरामिक्स है, मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब ये एक एक आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया। अब कंपोजिट्स की बात करें तो कंपोजिट्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट्स जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो या उससे ज़्यादा केमिकली डिस्टिंक्ट मटेरियल का, जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अपने पेरेंट मटेरियल से बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ, लो वेट, है ना, स्ट्रेंथ स्टिफनेस। जैसे पुलिस का जो प्लास्टिक वाला डंडा होता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टिफ एंड लाइट इन वेट। एंड सो these composites are used in aerospace industry, ऑफशोर इंडस्ट्री में, विंड टरबाइन वगैरह में, जहाँ पे वेट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। बोट है ना, बोट में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम वेट हो और मैक्सिमम एरिया हो, है ना। स्पोर्ट्स गुड जो भी है, और भी कंपोजिट्स के कुछ जो एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हल कैसे यूज हो रहा है, ये जो है कार्बन रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स से ड्रोन वगैरह बनाते हैं, एरोप्लेन में यूज करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सिरामिक्स जो है मैट्रिक्स मटेरियल जो है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से कंबसन चैम्बर अब जो है जेट इंजन कंपोजिट मटेरियल से बनता है। आज की डेट में काफ़ी जो है महंगी कारें जो है कंपोजिट मटेरियल से बन रही है, क्योंकि चूंकि लाइट होती हैं वेट में और स्ट्रॉन्ग इनफ होती है, किसी भी आयरन कॉपर किसी भी मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक ना। सिलेंडर लाइनिंग बनाते हैं, ठीक ना, सिरामिक मेटल मैट्रिक्स से। और लेमिनेशन के काम में तो आता ही है, काफ़ी सारा जो है मटेरियल्स है, ठीक ना। अब सिरामिक्स में आप देखेंगे तो ये जो है एक मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड्स है, ठीक ना। अब इसमें एल्युमिनियम इंसुलेशन, एब्रेसिव, जिरकोनिया। अभी ये स्पार्क प्लग आप देखे होंगे, ये कौन सा मेटल है, ठीक ना। तो दीज आर दी सिरामिक्स बेसिकली, ठीक ना। तो ये कार्बाइड मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्राइड मटेरियल जो है ड्रिलिंग उसमें जो है ग्राइंडर में यूज करते हैं, ठीक ना, काफ़ी हार्ड होता है, ठीक ना। तो ये हमने कुछ एडवांस सिरामिक्स मटेरियल है। चूंकि मशीन डिजाइन में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जानना जरूरी है, इसलिए कि आज के डेट में आने वाले 10 साल 20 साल में इन सब मटेरियल्स का काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चूंकि ये सब होते हैं, और इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होने वाला है। प्लास्टिक्स जो है आप देखें, प्लास्टिक जो है इस दुनिया की शुरुआत आयरन एज से हुई थी, लौह युग जिसको बोलते हैं, और खत्म होना है प्लास्टिक युग से, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज पूरी दुनिया में सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी प्लास्टिक यदि नहीं हटी तो ये प्लास्टिक लोगों की जो है जगह को खत्म कर देगा, ठीक ना। मतलब जो है आने वाला समय जो है बहुत भयावह है ड्यू टू दिस प्लास्टिक, है ना। तो हम लोग भी जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल तुरंत टूट जाता है, तो प्लास्टिक मटेरियल से दुनिया खत्म होगी, प्लास्टिक मटेरियल से दुनिया बचेगी। इसलिए आप भी मिनिमम से मिनिमम प्लास्टिक यूज करें, वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो कि मल्टीपल यूज प्लास्टिक हो, नुकसान इन्वायरमेंट को दोनों उतना ही करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो मल्टी
यूज प्लास्टिक है वो कभी ना कभी तो आप फेंकेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो है नुकसान तो करेगा इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। तो दीज आर दी प्लास्टिक्स एप्लीकेशन, दीज आर दी रबर इलास्टोमर्स इसको बोलते हैं। और जगह जगह इसके एप्लीकेशंस हैं, इतने एप्लीकेशंस हैं कि इसका एक अलग ही दुनिया है। एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग अलग ही। नॉन मेटालिक मटेरियल में ये प्लास्टिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं आप। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आप देखिए इसमें दो रहता है, एक थर्मोसेटिंग और दूसरा थर्मोप्लास्टिक्स। और थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट एक इम्पॉर्टेंट है, ड्यूराइट है, ठीक है ना। तो दीज आर दी मटेरियल्स जो खिलौने वगैरह बनते हैं बच्चों के, ठीक है ना। प्लास्टिक बोतलें कैप वगैरह बनती हैं, तो इसका अपना एक जो है अलग दुनिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है। थर्मोप्लास्टिक्स का भी जो है काफ़ी यूज होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आप देखते हैं घरों में, एस्बेस्टस वगैरह, प्लास्टिक एस्बेस्टस वगैरह सब यही मटेरियल होता है। इसमें कुछ और हायर वर्जन में जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी होती है। और चूंकि लाइट वेट और स्ट्रेंथ है इसलिए उसका एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में काम आते हैं। चूंकि लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है। और सेफ्टी ग्लासेस भी, चश्मा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गूगल्स, तो उसके लिए भी यूज होता है। उसकी रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और ये था हमारा प्लास्टिक्स। तो अब प्लास्टिक पे ही अपनी ये लेक्चर रोके। जो प्लास्टिक से ही मिलता जुलता कुछ और है कि रबर है, ठीक है ना। रबर का चूंकि पेड़ होता है वहां से हम लोग निकालते हैं रबर, और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है ना, काफी प्रोसेसिंग करने के बाद हम फाइनली उसको कन्वर्ट करते हैं रबर में। लेदर, ठीक है ना, ये भी लेदर जो है केमिकल्स से बनता है और कुछ एनिमल्स के स्किन से भी बनता है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। फेरोडो भी एक एस्बेस्टस मटेरियल है और लाइट वेट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है ना। क्लच ब्रेक में तो यूज होता ही होता है, कई जगह पे इसका यूज करते हैं। तो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करेंगे। आप जब मशीन डिजाइन में जाएंगे तो 300 प्लस लेक्चर्स हैं। आप अपने मन मुताबिक जो लेक्चर्स आपको देखने हों, जो पढ़ने हों, आप उसको पढ़ें, सीखें, समझें। कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे शेयर कीजिए, और वीडियो तो शेयर कीजिए ही कीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए किसी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा स्टूडेंट को बोलना जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतने तो समझदार आप रहते ही हैं। तो फिर किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।